हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपने लास्ट फेज में आ गए हैं पीटी के, जो कि हम पॉलिटिका कवर कर रहे हैं, पीटी 365। हमने लास्ट लेक्चर में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स देखे थे। आज हम मिशन कर्मयोगी से आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ में क्यों है मिशन कर्मयोगी? अभी रिसेंटली मिशन कर्मयोगी ने अपने 3 साल कंप्लीट किए हैं, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। क्या लिखा है कि जो NPCS-CB विच इज़ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, इसने aim to create a professional, well-trained and future-looking civil service that is imbued with a sharp understanding of India's development aspiration, national program and priorities। इसलिए बनाया गया था। It covers all civil servants, ठीक है, सारे civil servants including contractual employees भी। Now institution framework of NPCS-CB, इसमें जो फ्रेमवर्क है क्या क्या आते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स HR काउंसिल आता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट कोऑर्डिनेशन यूनिट आता है मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन आता है, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड शेयर रिसोर्सेज सुपरवाइज सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल आता है जिसमें कि आई गॉट कर्मयोगी आता है, जो कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो। गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखें तो मिशन कर्मयोगी के इट इज बेसिकली शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल बेस्ड। रूल नहीं करना है, रोल अपना देखना और उस हिसाब से काम करना है। Moving to competency driving approach for capacity development, 70-20-10 mandate, 70% learning from job experiences, on the job experiences, 20% from working with other and 10% from plant training। ठीक है। Now move beyond silos in government, move beyond silos at also। Integrated government online training program IGOT, जिसका हमने ऊपर भी mention देखा था। Act as launchpad for mission कर्मयोगी। It is a comprehensive online portal to guide government operations. In the capacity building journey, performance of all the user of iGOT Karmyogi platform is monitored and evaluated on key performance indicator including individual learner, supervisor, content provider, etc. यहाँ पे हम CBC से रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं, मतलब उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे इसको बनाया गया था। गैजेट के थ्रू बनाया गया था 2021 में। इसमें 3 मेंबर होते हैं और सपोर्टेड बाय इंटरनल सेक्रेटरीट का इसमें रोल होता है। ठीक है। मेंबर हैव बीन अपॉइंटेड फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, कई सारे बैकग्राउंड हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अकेडमिया। नाउ ये सारों के पर्पस क्या है? क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना एंड शेप यूनिफॉर्म अप्रोच। फंक्शंस क्या हो सकते हैं? फंक्शंस है इसके फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स, प्रिपेयरिंग एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विस रिपोर्ट, अप्रूविंग नॉलेज पार्टनर, इवॉल्विंग अ हार्मोनियस डिसिलोड अप्रोच। ठीक है। नाउ हमारा ग्रीवांस रिट्रेसल मैकेनिज्म आता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग सकती है बिकॉज अब ज़्यादा टॉपिक्स बचे नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी कवर हो जाए, तो अगर एक वीडियो में हो सकता है विल ट्राई टू कवर। ओके, तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए हैं टू मेक ग्रीवांस रिट्रेसल टाइम बाउंड, एक्सेसिबल एंड मीनिंगफुल। बेसिकली इफेक्टिव बनाने के लिए काम किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा हर मिनिस्ट्री के लिए। ग्रीवांस सेल को जो बनाया जाएगा फॉर एवरी मिनिस्ट्री, इसमें सारे रिसोर्सेज होंगे, नॉलेज होगा, स्कीम्स एंड एक्टिविटीज़ का। टाइमलाइन जो पहले 30 दिन था, मतलब कि अगर जो रिट्रेसल जो ग्रीवांस जो आया है कि ग्रीवांस रिट्रेसल का जो टाइम पीरियड था पहले 30 दिन था कि अगर आप 30 दिन में उसको निपटाइए, लेकिन अभी वो 21 दिन कर दिया गया। ग्रीवांस रिट्रेसल असेसमेंट इंडेक्स GRAI, इसको मंथली बेसिस पे लाया जाएगा कि मिनिस्ट्रीज को रैंक करना कि वो कितने एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली ग्रीवांस को रिड्रेस कर रहे हैं। नाउ GRAI conceptualized and designed by Department of Administrative Reform and Public Grievances to present organization-wise comparative picture and provide valuable insight about strengths and area of improvement regarding grievance redressal mechanism। ये grievance redressal mechanism है क्या? Is an organization? नहीं, GRM of an organization is an important instruction to measure its effectiveness, ठीक है, on the working of the organization। तो उसका effectiveness को measure करना है। Two designated nodal agencies in union government handling grievances are Department of Administrative Reform and Public Grievances and Directorate of Public Grievances, Cabinet Secretary। ठीक है, तो ये 2 नोडल एजेंसीज हो गई हमारी। CP Grams is an online platform available to citizens 24/7 to lodge their grievance to public authorities on any subject related to service delivery।
तो CP ग्राम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. इट इज सिंगल पोर्टल कनेक्टेड टू ऑल मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स थ्रू रोल बेस्ड एक्सेस द ऑफिसर्स पोर्टल. ठीक है, तो ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जो सब मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है. रोल बेस्ड एक्सेस मिलता है इसमें ऑफिसर्स को. Grievance redressal machinery in states at district level, district magistrate is normally designated as district public grievance officer. In some state, Jilla Parishad have also constituted their own public grievance mechanism. Other initiative taken for grievance redressal, constitutional and statutory institution like CVC, Lok Yukt, NHRC, SHRC to look into complaint of corruption, negligence in conduct of public servant regarding human rights violation. Proactive governance and timely implementation, Pragati. It is multi-purpose and multimodal platform to address common man's grievance. E-Nivaran, ये launched by CBDT to fast-track taxpayer grievance. And Sevoktam model developed with to improve quality of public service delivery. It comprises of 3 modules, namely Citizen Charter, grievance redressal mechanism, and capability building for service delivery. Okay. जन योजना अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, इट लॉन्च्ड पीपल्स प्लान कैंपेन विच इज जन योजना अभियान फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान फॉर 2025 टू 26. अब इसके बारे में जानते हैं. टू एक्सेलरेट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पंचायत डेवलपमेंट प्लान. पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाना. रोल्ड आउट एज सबकी योजना सबका विकास. ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ऑल 3 टायर्स में. सारे ही टायर्स ऑफ पंचायत विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट फ्रंटलाइन वर्कर्स, community based organizations like self help groups and other stakeholders. Component of campaign, structured ward sabha, mahila sabha, gram sabha, block sabha, district sabha be held for preparation of gram panchayat development plan, block panchayat development plan and district panchayat development plan. Preparation of gram sabha wise calendar and identification of thematic development gaps. ठीक है, based on पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स टू बी प्रेजेंटेड इन ग्राम सभा. तो जो गैप्स आ रहे हैं उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू इट शुड बी बेस्ड ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स. उसके बेसिस पे जो गैप्स हैं कि हमने क्या पूरा नहीं किया और क्या किया, तो वो हमको प्रेजेंट करना है किसको, ग्राम सभा को. थीमेटिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी बाय अडॉप्टिंग अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच. ठीक है, ये थीमेटिक अप्रोच रहेगी. पीडीआई इज अ मल्टी डोमेन. PDI यानी कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मल्टी डोमेन एंड मल्टी सेक्टोरल इंडेक्स दैट इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू असेस दैट ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ पंचायत. इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, engage youth and elderly more than 75 years for hand holding in preparation of GPDP. Approved GPDP to be published on eGram Swaraj portal. ठीक है, अब हमारे आ गया नेक्स्ट टॉपिक, ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज. रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ICAL was inaugurated in Rajkot, Gujarat. So it is first in the country and aims to set global standard for auditing local governance body. ऐसी पहली बॉडी यहाँ पे बनी है गुजरात में. कहाँ बनी है? राजकोट में, गुजरात में. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस. इट इज कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिसी मेकर एंड ऑडिटर्स and would serve as center of excellence for capacity building of auditors. Enhances independence of local government auditors to ensure improved financial performance, assessment and service delivery. ठीक है. It acts as knowledge center and think tank for addressing government governance issue at grassroots level. अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो हमारे 1992 का था, उसी से हमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी मिले थे. तो 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज डेवलप्ड ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन टू कंडक्ट ऑनलाइन ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फंड एट ग्राउंड लेवल. इट हैज़ बीन अवॉर्डेड वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस एट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जेनेवा में मिला था. क्या मिला था? वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज. ठीक है. Current auditing mechanism of local body. CAG's mandate for audit of local body flow from CAG's Duty, Power and Condition Act 1971. CAG exercise control and supervision over maintenance of account and auditing for all 3 level of Panchayati Raj institution. अभी CAG ही संभालता है. It is done through examination of local fund accounts or director of local fund account.
तो एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट या डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट के थ्रू होता है। इन मोस्ट केसेस रेट्स इट audits utilization of fund granted by state government to local body. Alpha और Delpha work under technical guidance and supervision of CAG. तो CAG जो है वही बेसिकली ऑडिट करता है, लेकिन इन दोनों के माध्यम से ELFA एंड DLFA, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिटिंग तो 243G में डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू लोकल बॉडी लिखा हुआ है। 243G में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत ये लिखा हुआ है। एंड 243G में मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय म्यूनिसिपैलिटी ये लिखा हुआ है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब कैंटोनमेंट बोर्ड्स पे हम आते हैं। तो रिसेंटली लैंड पोर्शन फ्रॉम 10 कैंटोनमेंट बोर्ड टू बी मर्ज विद कंसर्न स्टेट लोकल बॉडी। तो 10 कैंटोनमेंट बोर्ड का जो लैंड पोर्शन है वो स्टेट के लोकल बॉडी से मर्ज कर दिया जाएगा, ये न्यूज़ है। क्या है कैंटोनमेंट? कैंटोनमेंट इज एसेंशियली एन एरिया वेयर मिलिट्री ट्रूप्स आर गैरिसन्ड एंड प्राइमरीली डेडिकेटेड टू हाउसिंग सोल्जर्स, ठीक है। जहाँ पे मिलिट्री का एक तरह से बेस बना हुआ हो, वहाँ पे रहती हो मिलिट्री के लोग ज़्यादा, तो वो कैंटोनमेंट कहलाता है। कंप्राइजेज मिलिट्री एंड सिविलियन पॉपुलेशन, सिविलियंस भी वहाँ पे रहते हैं। While a military station is exclusively for use and accommodation of military personnel and established through an executive order. सब कब बना था ये? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी 1757। बैरकपुर कैलकाटा वॉज फर्स्ट कैंटोनमेंट एस्टैब्लिश्ड। ये भी एक एक्चुअल डेटा है जो आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट कैंटोनमेंट था बैरकपुर। कब बना था? 1765 में। Currently there are 61 cantonments in India established after independence. 6 जो हैं वो इंडिपेंडेंस के बाद हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ कैंटोनमेंट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। तो कैंटोनमेंट जो है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स, ये यूनियन गवर्नमेंट में आता है। इनका जो सेल्फ गवर्नमेंट से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। कैंटोनमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेड अंडर कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ 2006 इन अकॉर्डेंस विद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि म्यूनिसिपैलिटी की कैटेगरी में इसको हम करते हैं। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ में ही एक सेक्शन में हम इसको देखते हैं, टाउन्स, कैंटोनमेंट्स और इस तरह से। कैंटोनमेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेड बाय कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड होता है जो इसको एडमिनिस्टर करता है, civic duties such as providing public health, water supply, primary education, etc. Under administrative control of Ministry of Defence. Cantonment Station Commander, Board's ex officio president, वो कमांडर होते हैं। कैटेगरी ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड, तो कैटेगरी 1 होती है जहाँ पॉपुलेशन इज मोर दैन 50,000। कैटेगरी 2 में पॉपुलेशन 10,000 से 50,000 है। कैटेगरी 3 में 2500 से 10,000 है। और कैटेगरी 4 में तो 2500 से भी कम है, तो उसको कैटेगरी 4 में रखते हैं। Now, constitutionalization of environmental issue. The Supreme Court in recent judgment stated that right to be free from the adverse effect of climate change should be recognized by Article 14 and 21 of the Constitution. क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से बचना हो और इसका जो राइट है, मतलब इससे फ्री होना है, तो ये आर्टिकल 14 एंड 21 के थ्रू आप इसको ले सकते हो। तो क्लाइमेट चेंज को इन दोनों आर्टिकल से जोड़ा गया है। जजमेंट वॉज मेड अंडर द रिट पिटिशन M.K. Ranjit Singh and other versus Union of India and others regarding the protection of Great Indian Bustard. तो Great Indian Bustard से regarding ये केस पिटिशन दायर किया गया था। So Article 14 and 21 guarantee fundamental right to equality rights to equality and life, respectively. It is an example where SC has used its power to widen the scope of fundamental rights, particularly Article 21 and 14 and 19. Judicial pronouncement in context of कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इशू, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो एक केस आया था 1987 में। वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि राइट टू लिव इन पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज अंडर आर्टिकल 21। तो ये एक केस हो गया, ठीक है, MC मेहता 1987 का। वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया observe that the precautionary principle and the polluter pay principle are essential feature of sustainable development. Precautionary principle allows decision maker to take precautions when scientific evidence of environmental or health hazards is inconclusive. Polluter pay principle, those who produce pollution bear the cost of managing it. Okay, now diplomatic passport पे आता है। Recently, one of the incumbent member of parliament fled to Germany on diplomatic passport after allegations of sexual abuse. तो कोई MP थे तो जर्मनी चले गए, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, तो
उस पर न्यूज़ आई है। तो क्या है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट? इट इज इशूड टू डेजिग्नेटेड मेंबर्स ऑथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको भी ऑथोराइज करेगी उनको मिल जाएगा। दिस पर्सन कुड बी those living or having been granted as diplomatic status, government officials proceeding abroad on diplomatic assignment or for official, जिनको मिला हुआ है डिप्लोमेटिक स्टेटस, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि बाहर में रह रहे हैं और कुछ गवर्नमेंट काम से और दे वर्किंग ऑन डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स। उसकी वैलिडिटी क्या होती है? 5 साल या उससे कम होती है। एडवांटेज क्या होता है? इम्यूनिटी मिल जाती है इनको। होल्डर्स ऑफ सच पासपोर्ट्स आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन privileges and immunity as per international law, including immunity from arrest, detention, and certain legal proceeding in host country. Exemption from visa requirement in some country. किसी किसी कंट्री में उनको वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। Typically, Ministry of External Affairs also issues visa notes to Indian government official going abroad for an official visit or assignment. However, India has visa waiver agreement. ठीक है, for holders of diplomatic passport with Germany along with 33 other country. तो वीजा वेवर अग्रीमेंट 33 कंट्री के साथ में है, जर्मनी उसमें से है। This agreement allows Indian diplomatic passport holder to visit these country without a visa for up to 90 days. तो 90 दिन के लिए वो लोग जाकर के रह सकते हैं। इसीलिए वो भाग गए, उनके लिए आसान था, उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो निकल गया। About Indian passport, passports and visa are mentioned under union list. तो पासपोर्ट वीजा ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट के अंदर आएगा। Issuance of passport in India is governed by Passport Act 1967. इसके according all person who depart or intend to depart from India are required to have a valid passport or travel document. Central government may exempt some people from need for possession of a passport. Additionally, central government may issue a passport to a person who is not a citizen of India if government believes that it is necessary to do so in the public interest. ठीक है, there are 3 classes of passport: ordinary, diplomatic and official. कलर सबके दिए हुए हैं। ऑर्डिनरी इज ब्लू कलर का, ऑर्डिनरी जो होता है ब्लू कलर का होता है, डिप्लोमेटिक व्हाइट कलर का होता है, और ऑफिशियल जो होता है मरून कलर का। ओके, नाउ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हम देख लेते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर विच इज, अब शायद हमारा सिर्फ एक ही बस इतना ही बचा न्यूज़। सो या कॉमन सर्विस सेंटर क्या है? स्पेशल पर्पस व्हीकल वेयर ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSC स्कीम सेलिब्रेटेड 15 ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो 15 ईयर्स के एस्टैब्लिशमेंट हो गए इसको, इस चीज़ को, कॉमन सर्विस सेंटर को। तो ये क्या है? इट वाज सेट अप बाय MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, अंडर कंपनीज एक्ट 1956. इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज फॉर सिटीजन्स थ्रू CSC। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क देती है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की डिलीवरी के लिए टू सिटीजन थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर टू डेवलप CSC एज रिलायबल एंड यूबिक्विटस IT इनेबल्ड नेटवर्क फॉर सिटीजन सर्विस पॉइंट्स। इनके बारे में देखते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द 3 पिलर ऑफ नेशनल E-गवर्नेंस प्लान। नेशनल E-गवर्नेंस में से एक पिलर में से है, विच वाज अप्रूव्ड इन 2006। अदर 2 पिलर्स ऑफ नेशनल E-गवर्नेंस प्लान इज कनेक्टिविटी एंड नेशनल बैंक डेटा बैंक स्टेट डेटा सेंटर्स। CSC आर फ्रंट एंड डिलीवरी पॉइंट्स फॉर गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सोशल सेक्टर्स सर्विसेज टू रूरल सिटीजन ऑफ इंडिया in an integrated manner. It is pan-India network catering to regional, geographical, linguistic and cultural diversity of the country. Services offered by CSC is G2C, Aadhaar services, ITR filing. B2C is Bharat Pay bill system, mobile and DTH recharges and financial services, banking, insurance, pension among the others. ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर्स 2.0 स्कीम, इसको कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू सेटअप 1 CSC इन ईच ऑफ द 2.5 लाख ऑफ ग्राम पंचायत। तो 2.2 लाख ग्राम पंचायत में एक CSC को रखने का, सेटअप करने का गोल है। टू कंसोलिडेट सर्विस डिलीवरी थ्रू अ यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, इसका एम है टू कंसोलिडेट सर्विस डिलीवरी। Standardization of service, encouraging more women as village 1 level entrepreneurs and etc. Now हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे आते हैं 2024 का। इंडिया को 159 रैंक मिला है आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? इट इज रिलीज बाय पेरिस बेस्ड रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। Paris-based Reporters Without Borders, one of the world's leading NGOs, एक NGO है in defense and promotion of freedom of information. It is published on World Press Freedom Day, which was on 3rd May.
थीम अप्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो ये थीम भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए एक बार नज़र पढ़ी जाए तो इस पर ज़्यादा अच्छी बात है। अप्रेस फॉर द प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस फॉर द ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। टॉप 3 रैंकर्स आर नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। इन तीनों को टॉप 3 में रखा गया है बेस्ड ऑन 5 इंडिकेटर्स। किन बेसिस पे ये रैंक दी जाती है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंडिया की रैंक याद रखनी है, दैट वाज 159। 4 district initiative, Assam has launched a first of its kind unique concept of core district। असम ने ये लॉन्च किया है core district within a district administration in place of the existing system of civil subdivision। तो क्या है ये? Smaller administrative units below district headed by a officer of rank of assistant district commissioner having power and responsibility similar to those of district commissioners। Significance क्या है? Decentralizing administration, enhancing governance, providing citizen-centric services, and providing service closer to people। तो ये बेसिकली स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो काम करेगा, और इसको एक ऑफिसर, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का जो ऑफिसर होगा वो उसको हेड करेगा। दे शुड हैव पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर टू दोज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स। जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का पावर होता है वही ये लोग रखेंगे। तो ये इसी के साथ हमारा ये जो पीटी है वो ख़त्म हो जाता है क्वालिटी का। आई होप आपके ये पूरी प्लेलिस्ट थोड़ी हेल्पफुल रही हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है और दूसरों की भी हेल्प कर सकती है तो इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप जुड़ करके। और आगे भी कई पीटी आने वाले हैं, हम सारे पीटीज को कवर करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड वी विल मीट विद अनदर PD 365 सब्जेक्ट। बाय बाय।